नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमी, और इकोनॉमी में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो आते हैं करंट अफेयर बेस्ड और दूसरे आते हैं कंसेप्ट बेस्ड। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आता, करंट अफेयर को लर्न करना इज टू डिफिकल्ट। क्योंकि एक्चुअली होता क्या, जैसे करंट अफेयर आप लर्न कर रहे हैं, उसमें आया भारत का चालू खाता घाटा इतने अरब डॉलर है, इतने डॉलर है। तो चालू खाता घाटा क्या होता है ये बच्चों को नहीं पता होता, तो उसको लर्न करने में थोड़ी दुविधा होती है, परेशानी आती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमी के अगले लेक्चर में, चौथा लेक्चर है ये, इसमें पढ़ेंगे हम भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी शॉर्ट में बोलते हैं। ये कैसे, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और ये होता क्या है, ये पढ़ना है हमें। भुगतान संतुलन क्या होता है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, तो पहले पढ़ते हैं आवश्यकता क्या पड़ी। तो दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के सामने दो समस्याएं मुख्य रूप से थी। पहली समस्या जो थी वो थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब प्रत्येक देश में अशांति थी, कब युद्ध होगा कोई भरोसा नहीं, असुरक्षा की भावना थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि देशों में शांति स्थापित हो, सुरक्षा स्थापित हो, इसके लिए एक संगठन बना जिसको हम जानते हैं यूएनओ। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और दूसरी जो समस्या थी, पहली समस्या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की, और दूसरी थी समस्या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब जैसे अभी क्या होता है हमारे क्या होता है, मतलब देशों के बीच में व्यापार वगैरह होता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब पैसे का एक्सचेंज कैसे होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगी, मतलब $1 का कितना रुपीज होगा, या कितना युआन होगा, या कितना और कोई येन होगा। मतलब एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो करेंसी की एक्सचेंज रेट क्या होंगी, ये स्टेबिलिटी है आज के दौर में। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब ऐसा नहीं था, काफी क्राइसिस से गुजर रहा था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, हमारा व्यापार। तो इसको स्थिर बनाने के लिए, उसमें व्यापार को मतलब सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए कुछ संगठन बने। उनमें से संगठन में से था, एक था हमारा WTO, दूसरा बाद में बना, पहले इसका नाम था GATT, GATT, और एक बना वर्ल्ड बैंक, और एक बना IMF। ये संगठन बने क्या, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए। इसमें से IMF का रोल मेन था। ये क्या करता है, इसने क्या किया बाद में कि कैसे करेंसी, जो एक देश की करेंसी है दूसरे देश की जो करेंसी है, उनका जो एक्सचेंज रेट हो वो निर्धारित हो, कैसे उसमें स्टेबिलिटी आए। तो इसके लिए IMF ने क्या किया, प्रत्येक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से, सॉरी सेंट्रल आपका बैंक से, जैसे हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, प्रत्येक देश की सेंट्रल बैंक से एक रिकॉर्ड मेंटेन करवाया जिसका नाम था BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। IMF क्या करता है, प्रत्येक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक सेंट्रल बैंक से, जैसे हमारे देश की यहाँ RBI हो गई, उससे एक रिकॉर्ड मेंटेन करवाता है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड कैसा होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। तो पैसे का लेन देन होता है, उसका रिकॉर्ड किसके बीच में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब ये है, रेजिडेंट का मतलब है निवासी। भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो देश के नागरिक हैं चाहे वो किसी और देश के नागरिक हैं, अगर हमारे देश की सीमाओं के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जो दूसरे देश में रहता है, उसके बीच एक साल के अंदर, एक साल के अंदर हमारे देश के निवासी
चाहे वो भारत का सिटीजन है या नहीं है। हमारे देश की सीमा के अंदर रहने वाला आदमी दूसरे देशों के साथ जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है उसके रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो 1 साल रहता है, 1 साल के अंदर हमारे देश के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है वो बाकी लोगों से जो और देशों में रहते हैं उनके बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे सपोज करें हमारे देश की आरबीआई एक ऐसी बैलेंस शीट बनाएगी, उस बैलेंस शीट में क्या होगा, इधर वो कंट्री लिख देगा और इधर लिख देगा क्रेडिट और इधर लिख दिया डेबिट। हमारे देश में मान लो आरबीआई ने एक बैलेंस शीट बना ली, तो इस देश से इतना करेंसी आई, इतनी गई, इस देश से इतनी करेंसी आई, इतनी गई, और बाद में टोटल निकाल लेगा। टोटल इतनी करेंसी क्रेडिट हुई हमारे देश में आई किसी भी तरीके से आई, चाहे वो हमने कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, बाहर सामान बेचा, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी आई हमारे देश में, और जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमारे देश से करेंसी जाएगी, तो वो डेबिट में लिखेगा। मान लो यहाँ डेबिट, टोटल इतना क्रेडिट हुआ, इतना डेबिट हुआ, और इनका जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, मान लो पॉजिटिव है, हमारे देश में जितनी करेंसी आई वो ज्यादा है जाने की अपेक्षा, तो ये सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार होगा उसमें जाके ये ऐड हो जाएगा। मान लो पहले से हमारे पास 50 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था और अगली साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया, तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में जुड़ जाएगा। अगर हमारे देश में से करेंसी बाहर ज्यादा जा रही है, मतलब हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, ज्यादा सेवाएं खरीद रहे हैं, तो हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा होगी वो बाहर जाएगी। अगर वो ज्यादा है और हमारे देश में विदेशी मुद्रा आ कम रही है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब ये है ज्यादा करेंसी जब जाएगी जब वो ये माइनस हो जाएगी विदेशी मुद्रा भंडार में से। अगर हमारे देश में करेंसी 1 साल में ज्यादा जा रही है बाहर और आ कम रही है, इसका मतलब ज्यादा जा रही है तो मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में जाएगी, उसी में से जाएगी ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब किसी देश के निवासी और बाकी लोगों के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं 1 साल के अंदर उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों मेंटेन किया जाता है ये, क्योंकि एक देश के पास, किसी भी देश के पास इतनी कम करेंसी न रह जाए, विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम न रह जाए कि वो देश दूसरे देशों से व्यापार भी नहीं कर पाए, कुछ खरीद भी नहीं पाए, कुछ बेच भी नहीं पाए। खरीद नहीं पाएगा मतलब अगर आपका विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो वो खरीद नहीं पाएगा। तो ऐसी समस्या को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, भुगतान संतुलन संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में आईएमएफ हेल्प करता है। तो इसलिए ये चीजें बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं कोई शौक नहीं है आरबीआई को कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। तो एक बहुत कम शब्दों में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक वर्ष में देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच और जो देश से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे देश में एक बार ऐसा हो गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था 1991 में, मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 7 दिन का रह गया था। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपका सरप्लस है मतलब ये है आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है, मतलब आपके पास विदेशी मुद्रा ज्यादा है, मतलब आप ज्यादातर विदेशी मुद्रा आपके देश में आ रही है और बाहर कम जा रही है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि आप विदेशी मुद्रा को बाहर ज्यादा दे रहे हैं, चाहे आप चीजें खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और बाहर से विदेशी मुद्रा आपके देश में कम आ रही है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्या आवश्यकता पड़ी इसकी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए देशों में कितना फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी ये पता करने के लिए आईएमएफ क्या करता है, प्रत्येक देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई एक रिकॉर्ड मेंटेन करवाता है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस रिकॉर्ड के आधार पर, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधार पर आईएमएफ ये पता कर लेता है कि कौन सा देश किस फाइनेंशियल स्थिति में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।